जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है केमिस्ट्री जो है उसको हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। ये ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस की ये क्या है, हमारे पास ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसको, मैटर को। सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब मैटर के अंदर जो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, मैटर के बारे में हम उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को, उसके रिएक्शन को, उसकी प्रॉपर्टीज को। यानी कि मैटर के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें पता हैं, जो भी चीजें हमें पता है, जो हम डिस्कस करते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री को हम क्या करते हैं, इसको हमने 8 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की टोटल, जिसमें से हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहली जो हमारे पास ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील विद स्टडी ऑफ कार्बन। वो वाली केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम कार्बन को और कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, लाइफ। पहले हमारे पास ये देखा जाता था कि सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते। और ये कंसेप्ट दिया था बर्जीलियस ने दिया था, और इस कंसेप्ट को हम कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। ये कहती थी कि जानवरों के जिस्म के अंदर एक खास किस्म की पावर होती है, एक पुरअसरार किस्म की एक कुव्वत है जो क्या करती है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को पैदा करती है। और वो जो कुव्वत होती है, जो पावर होती है, वो लैब के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए हम इनको तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं के बर्जीलियस का जो स्टूडेंट था वोहलर, उसने क्या किया, इस कंसेप्ट को गलत साबित किया, और उसने सबसे पहले जो है लेबॉर्ट्री के अंदर क्या तैयार करके दिया, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करके दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं सिंपल ओसी लिख रहा हूं। फिर हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है हमारे पास उन कंपाउंड्स का मुताला करती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन नहीं शामिल होता, कार्बन के अलावा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन को डिस्कस करते हैं, और बाज जो हैं आथर के मुताबिक कार्बन और हाइड्रोजन के मुताले को हाइड्रोकार्बन, और इनको हम किस में डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब इनऑर्गेनिक के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन के अलावा जो दूसरे कंपाउंड हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन कंपाउंड के मुतालिया को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उनको डिस्कस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जो हमारे पास केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की वो शाख है जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड, एटम या उसकी फिजिकल स्टेट को डिस्कस करती है, फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है, और
इसके मुताबिक जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज और लॉ बनाती है, जो हमें क्या बनाते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं और उनकी क्या बताती है, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है। उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं ऐसे करूंगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद स्टडी ऑफ थ्योरी एंड लॉ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या फिजिकल चेंज ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच आती है वो हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बायो केमिस्ट्री। हम जैसे कि जानते हैं बायो का मतलब होता है लाइफ, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसी से मुराद है। इसी से क्या मुराद है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की वो शाख है जो जानवरों के अंदर पाए जाने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे पास क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो लिविंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, रिएक्शंस पाए जाते हैं, उनको जो स्टडी करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ जो है हमारे अंदर जो डाइजेशन का अमल है वो किस तरह एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसके अंदर किस तरह से हम एनर्जी हासिल करते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर किस तरह बनता है वो भी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। इसी तरह प्लांट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उसका जो पाथवे है उसको डिटेक्ट करना और उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे हम डिस्कस किस में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आती है केमिस्ट्री की ब्रांच, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल से मुराद है, हमें पहले ही पता है कि इंडस्ट्रियल का मतलब ही होता है सनतकारी, यानी कि सनती पैमाने के ऊपर चीजों को तैयार करना और उनको आगे जो सेल आउट करने का जो अमल है कि यानी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड या केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर यूरिया को बनाया जाता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल या शुगर वगैरह को जो इंडस्ट्रीज के अंदर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उसको बनाना, उसको कम पैसों के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर कैसे बनाया जाता है वो सारा हम किस में डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का जो है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, उसको जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास क्या आती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है। यानी कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, न्यूक्लियस को लेते हैं, कोई भी न्यूक्लियस को लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, उसके दरमियान से जो हमारे पास क्या होगी, हीट रिलीज होगी, उसको यूज करना, वो भी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। या हमने क्या किया कि न्यूक्लियस दो लिए, न्यूक्लियस स्मॉलर एक लिया, फिर स्मॉलर न्यूक्लियस लिया, उनको कंबाइन किया तो एक लार्ज जो है वो हमारे पास क्या बना, न्यूक्लियस बना। इसको भी हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिविटी को न्यूक्लियस की जो है हमारे पास टूटना, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, दो न्यूक्लियस का कंबाइन होना और फिर एनर्जी का रिलीज होना, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। तो इन सब का जो मुतालिया है हमारे पास वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है हमारे पास केमिस्ट्री
की वो ब्रांच है जो इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर्स हैं, अब वो चाहे ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो हमारे पास एनिमल्स की वजह से हो रहे हैं, या चाहे कोई हमारे पास वॉल्केनो की वजह से हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर जो फैक्टर असरअंदाज हो रहे हैं, उसमें जो मैं यूँ कहूँगा कि 80% जो रोल है वो किसका है? ह्यूमंस का रोल है। तो जो भी चीज़ एयर को पोल्यूट कर रही है, हवा के अंदर जा रही है, हवा को गंदा कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, उसको डिस्कस हम किस में किया जाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एक बाकायदा फील्ड बना दी जो सिर्फ इसी बात को देखेगी कि हमारे पास जो पार्टिकुलेट्स हैं हवा के अंदर, जो ज़र्रात हैं या गंद हमारी हवा के अंदर कितनी है, आबो हवा के अंदर जो है जहरीली गैसें कितनी हैं, उसको जो डिस्कस करेगी केमिस्ट्री, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। जी, अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच है और सबसे ज़्यादा जो लैब के अंदर इस्तेमाल होने वाली ब्रांच है वो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री ही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है? हमारे पास ये मेथड्स होते हैं, इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं सेपरेशन के लिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। किसी भी हमारे पास सॉल्यूशन है या कोई कंपाउंड है, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, या उसकी जो प्योरिटी चेक करते हैं कि वो कितना खालिस है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कितनी हैं, उसके जो है हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, इसी तरह हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, या उसकी जो कंपोजिशन है जो एलिमेंट की उनकी जो परसेंटेज है, एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है, उसको जो हम डिस्कस करते हैं, उसको जो मेजर करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। जी, ये सब जो था हमारे पास था 8 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, हमने उनको पढ़ा। उम्मीद है आपको इनकी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम जो हैं केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन में जो हमारे पास नंबर 1 पे आती है वो हमारे पास आती है एलिमेंट की। एलिमेंट वो कहते हैं कि जो डिफाइन एलिमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एलिमेंट हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। नंबर को मैं ये हैश से शो कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर जो है उसका वो सेम हो, उसका जो मास नंबर है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मीन। डेफिनेशन को थोड़ा समझे कि एलिमेंट जो है वो कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम हो, और उसका जो एटॉमिक मास है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और उसको जो है हम सादा तरीकों, सिंपल मीन से मुराद है सादा तरीकों से हम उसको क्या कर सकते हो? अलग ना कर सकते हो। वो हमारे पास क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जनाबे वाला कॉपर है, इसी तरह हमारे पास जो है वो आयरन मौजूद है, इसी तरह हमारे पास जो है वो जिंक है। ये तमाम के तमाम हमारे पास एलिमेंट है। अब देखिए ना, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर कॉपर पाया जाएगा उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 ही होगा। जिंक कहीं पर भी पाया जाएगा उसका जो है हमेशा एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 30 ही होगा। उसका मास नंबर भी सेम रहेगा। यानी कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर ये एलिमेंट पाए जाते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमेशा सेम होगा, उनका मास नंबर भी सेम होगा।
होगा अगर वो कंबाइन फॉर्म में। पहली बात है कि ये इकट्ठे रहते नहीं, क्योंकि ये सारी मेटल हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड बना कर रहती हैं, तो कभी भी ये इंडिविजुअली तौर पर पाई नहीं जाएंगी। अगर वो पाई भी मतलब इकट्ठी फार्म के अंदर पाई जाती हैं तो हम उनको अलग नहीं कर सकते, सादा तरीकों से अलग नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि हम उनको क्या करें, सेपरेट आउट कर सकें। जी, नेक्स्ट जो आती है हमारे पास आती है डेफिनेशन कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड इज अ substance made up of different or same element in fixed ratio by mass। यानी कि कंपाउंड हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगा जो एक तरह के या डिफरेंट तरह के क्या मिला हो, एलिमेंट से मिलके बना हो, लेकिन उनकी रेशो जो होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिसाल लेता हूँ कि हमारे पास H2O एक कंपाउंड है। अब दुनिया के अंदर कहीं पर भी वाटर अगर मौजूद होगा तो उसका हमेशा फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। अगर वो आ जाता है H3O के अंदर तो इसके पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये अब वाटर नहीं है बल्कि ये एसिडिफाइड वाटर है जो हमारे पास H3O मौजूद है। अगर मैं इसको सिंपल ले लेता हूँ, HO कर देता हूँ, तो अब भी हमारे पास वाटर नहीं है। ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला होगा HO। तो वाटर जहां पर भी होगा उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होना शर्त है और 1 ऑक्सीजन होना शर्त है। अगर हम हाइड्रोजन 3 करते हैं या हाइड्रोजन 1 करते हैं तो वो कभी भी वाटर नहीं बन सकता। इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। यानी कि कंपाउंड जो है वो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 जो है वो एक कंपाउंड भी है, ठीक है। जैसे O2 है वो भी कंपाउंड है, N2 भी जो है वो कोई भी कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या है, वो एक जैसे एलिमेंट से मिलके बना होता है या डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है, लेकिन उनकी रेशो जो होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, उनकी फिक्स रेशो के अंदर जुड़े होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है मिक्सचर। अच्छा, एक बात उसमें और ऐड कर लें, कंपाउंड जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद होगा उसकी जो होगी केमिकल कम्बिनेशन होगा, केमिकल कम्बिनेशन होगा। उसमें केमिकल कम्बिनेशन से मुराद है कि उसके दरमियान कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड पाया जाता होगा। अब वो चाहे हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, जो भी बॉन्ड हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई क्या पाया जाएगा, केमिकल बॉन्ड पाया जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अब हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है, पहली बात है कि इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, केमिकल बॉन्ड उसमें नहीं पाया जाता है, पहली शर्त ये। और दूसरी शर्त जो उसका बिल्कुल अपोजिट है, इसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, फिक्स रेशो नहीं होती। ना तो इसमें केमिकल बॉन्ड पाया जाएगा, ना इसमें क्या पाया जाएगा, फिक्स रेशो पाई जाएगी। उसको हम कहते हैं मिक्सचर। इसकी जस्ट सिंपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप जनाबे वाला सैंड ले लें, उसमें जो है साल्ट डाल दें, ये हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। अगर मैं 1 चम्मच लेता हूँ सैंड, 1 चम्मच ही मैं उसमें क्या डालता हूँ, नमक डाल देता हूँ, फिर भी मेरे पास ये क्या है, हमारे पास मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं कहता हूँ 1 चम्मच ये ले लूँ तो 2 चम्मच ये ले लूँ, ठीक है। अगर मैं 5 चम्मच ये ले लेता हूँ और 10 चम्मच ये ले लेता हूँ, बनेगा तो मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोई भी केमिकल कम्बिनेशन नहीं बन रहा। और एक और बात कि मिक्सचर के अंदर जो चीज़ है ना, मतलब अगर मैं रेत और नमक को आपस में मिक्स करता हूँ तो रेत की प्रॉपर्टी वही रहेंगी, वो सेम ही प्रॉपर्टी रहेंगी, रेत रेत की ही शक्ल में रहेगी, साल्ट जो है वो भी अपनी सेम हालत के अंदर पाया जाएगा। जबकि अगर मैं यही चीज़ कंपाउंड के अंदर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी मिसाल ली थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब अगर मैं इंडिपेंडेंटली देखूँ ना, हाइड्रोजन जो होती है वो क्या मौजूद होती है, इन गैस की फॉर्म में होती है,
ऑक्सीजन क्या होती है, वो भी किस फॉर्म के अंदर होती है, गैशियस फॉर्म में होती है। तो ये दोनों आपस जब मतलब मिलते हैं तो एक जो नई चीज़ बनती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी चेंज हो, लेकिन अमूमन जो है जब भी कंपाउंड बनता है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो चेंज होती हैं। तो मिक्सचर जो होता है, आगे हम मिक्सचर को दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मुराद होता है सेम, जीनियस से मुराद होता है उसकी कंपोजिशन। अगर कोई भी आप चीज़ लेते हो उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आप जो है आपने कभी जो है वो बॉटल पी होगी कोल्ड ड्रिंक, आप जब स्टार्ट में पीते हैं ना तो वो स्वीट होती है, इवन दैट कि आप लास्ट में भी पीते रहें वो क्या होगी आपके लिए, स्वीट ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुरू में जितनी चीनी मौजूद होती है, जितनी शुगर शुरू में होती है, एंड में भी शुगर की मिकदार उतनी रहती है। यानी कि जो आपका सल्यूट है उसकी कंपोजिशन जो पहले है उतनी ही वो सारे सोल्यूशन के अंदर ही उतना ही मीठा है। तो इस तरह के मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, होमोजीनियस। लेकिन हेट्रोजीनियस वो होता है जिसके अंदर कंपोजिशन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप दूध लें, दूध के अंदर जो है आप वो चीनी जो है ना वो घोल दें, तो क्या होगा कि आप जब स्टार्ट में दूध पियेंगे वो ज़रा फीका होगा, लेकिन आप जब लास्ट के अंदर जो है वो दूध पियेंगे, जो नीचे चीनी बैठी होगी, तो वहाँ पर जो है वो क्या होगा, ज़रा ज़्यादा मीठा होगा। तो ये भी हेट्रोजीनियस जो है वो मिक्सचर बन जाएगा। और या फिर इसकी सिंपल मिसाल ले लें कि एक आप बीकर लें, बीकर के अंदर पानी भी डाल लें, H2O डाल लें, और साथ उसमें क्या डाल दें, ऑयल डाल दें। अब क्या होगा कि ये दोनों ना तो एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ना ही जो है इनका होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर होगा। ये लिक्विड ऑयल जो है वो अलग रहेगा, वाटर जो है वो अलग रहेगा। यानी कि ऑयल की कंसनट्रेशन यहाँ पर कुछ और है, नीचे कुछ और है, इर्द गिर्द के इलाकों में ऑयल की कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन के अंदर आती है डेफिनेशन, वो होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में हम कहते हैं इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम दिया जाता है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास एटम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉस भी हो सकते हैं, वो गेन भी हो सकते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब ये कम ज़्यादा होंगे तो जाहिर है एटॉमिक नंबर तो तब्दील हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड प्रोटॉन का। प्रोटॉन ऑफ एन एटम नेवर चेंज, वो कभी भी तब्दील नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जबकि इलेक्ट्रॉन का इसलिए नहीं कहते क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से निकल भी जाते हैं और ऐड भी हो जाते हैं किसी भी एटम के अंदर। और जो दूसरी बात आपने याद रखनी है वो ये कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो हर एटम का डिफरेंट होगा, हर एटम का डिफरेंट होगा। डिफरेंट एटम have different atomic number। हर एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। कभी भी दो एटम का या दो एलिमेंट्स के जो हैं वो एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है
इसको अच्छा, इसको जो है एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है, Z से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एटॉमिक मैस, इसी को हम कहते हैं मैस नंबर। दोनों टर्म इसी के लिए यूज किए जाते हैं। एटॉमिक मैस जो है वो पहले यूज किया जाता था, लेकिन जो अब लेटेस्ट है हम उसको क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मैस नंबर यूज किया जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर है ना, अब देखें जरा, मैं यहाँ पे एटम को ड्रा करता हूँ। एटम हमारा ऐसे है, इसके गिर्द शेल मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर पाए जाते हैं, बाहर शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं, कभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कम या ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक ही स्पीशीज, मतलब अगर आप प्रोटियम आइसोटोप है उसको लेंगे तो प्रोटियम जहां जहां होगा उसके अंदर न्यूट्रॉन 0 ही होगा, ड्यूटेरियम के अंदर 1 ही होगा, ट्रिटियम के अंदर हमेशा जो है वो 2 ही होगा, वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा। मैस नंबर इज एक्चुअली सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। एटॉमिक मैस या मैस नंबर एक्चुअली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री को पढ़ा, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस किया और उसको बड़ी डिटेल के अंदर हमने देखा। इसी तरह जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर एलिमेंट की, कंपाउंड की और मिक्सचर की, एटॉमिक नंबर की, मैस नंबर की जो है हमने वो डेफिनेशन देखी। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है अगला जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है उसको कवर करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ आई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।